हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जो कि व्याकरण विषय से संबंधित है और जिसका प्रकरण है छंद। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए बनाया गया है और यह हिंदी विषय के अंतर्गत बनाया गया है, लेकिन चूंकि यह व्याकरण का विषय है छंद, इसलिए इसे आप हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत भी पढ़ा सकते हैं और संस्कृत में इसे भी पढ़ा सकते हैं व्याकरण के अंतर्गत। तो इसे आप और कक्षा 9 में ही नहीं, कक्षा 10 में, कक्षा 8 में, जहाँ भी आपको छंद टॉपिक मिलेगा वहाँ पर आप इसको इस लेसन प्लान को बनाकर पढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेसन प्लान के फॉर्मेट को देखते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। यहाँ पर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सूचनाएं तो लिखी हुई हैं लेकिन ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, तो आप इनके चारों ओर स्केल से ब्लॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं जो कि आज का हमारा है छंद। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो कॉमन ही होते हैं, इसीलिए हम प्रारंभ में लिखकर और प्रारंभ के कुछ लेसन प्लान में, यानी कि 4 या 5 लेसन प्लान में लिखकर उसके बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहला है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। छठा है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। छठा है भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। और अंतिम है सद्वृत्तियों का विकास करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र हिंदी व्याकरण के छंद नामक पाठ के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र व्याकरण के पाठ, छंद की परिभाषा और उनके प्रकारों एवं प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में छंद नामक पाठ के बारे में अध्ययन कर अक्षर, क्रम, मात्रा, गणना या गति का प्रयोग सीख सकेंगे। फिर अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र हिंदी भाषा तत्व के अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति का प्रयोग सीखकर उनका प्रयोग अपने काव्य में नियोजित करने में करेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि छंद के प्रकार का रोलर बोर्ड पर अंकन और साथ में चौक एवं डस्टर भी। फिर अगला है शिक्षण विधि। इसमें हम लिखेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि आदि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र छंद के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। हम प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। और पहला प्रश्न है हमारा कि बच्चों, हमें अक्षर का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो उत्तर में लिखेंगे कि वर्णमाला से। दूसरा प्रश्न क्या करेंगे कि वर्णमाला में अक्षरों का क्रम किस प्रकार निर्धारित है? तो उत्तर में लिखेंगे कि 2 प्रकार से, स्वर एवं व्यंजन, इन प्रकार से निर्धारित है। फिर अगला है कि स्वर एवं व्यंजन आपस में मिलकर किनका निर्माण करते हैं? तो स्वर व्यंजन आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द आपस में मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। फिर अगला है कि शब्द एवं वाक्य का क्रम, मात्रा, गणना का नियोजन किसके माध्यम से होता है? तो यह कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, समस्यात्मक प्रश्न है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा शामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिभाषा एवं प्रकार। तो छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छंद के परिभाषा दीजिए, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे अस्पष्ट प्रश्न या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो अब हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि हिंदी भाषा में अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति और गति इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम लिखेंगे कि इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है मुक्त छंद। और ये जो तीनों प्रकार हैं इनको हम शामपट कारक में भी लिख देंगे। अब हम बात करेंगे मात्रिक छंद की परिभाषा। तो प्रश्न करेंगे कि मात्रिक छंद से क्या आशय है? तो इसमें छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मात्रा के आधार पर रचा गया छंद मात्रिक छंद कहलाता है। फिर अगला है वर्णिक छंद।
तो इसमें लिखेंगे कि चरणों की असीमित, असमान, स्वच्छंद गति, भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता होती है। यहाँ पर हेडिंग थोड़ी गलत हो गई है, जहाँ पर वर्णिक छंद लिखा हुआ है यहाँ पर पहले मुक्त छंद होगा, तो यहाँ पर ये मुक्त छंद की परिभाषा है। अंतिम में वर्णिक छंद लिखा हुआ है, तो इसमें लिखेंगे कि वर्णों के आधार पर लिखा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। फिर है छंद के अंग, तो इसमें लिखेंगे कि छंद के अंगों के बारे में बताइए। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि छंद के अंग को निम्नलिखित प्रकार से लिखा गया है, जैसे कि चरण, पाद, वर्ण और मात्रा, यति, गति, तुक एवं गण समूह। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर लिखेंगे कि छंद के अंग चरण, पाद, यति, वर्ण, यति, गति, इनको हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिख देंगे। अब इनके बारे में भी लिख देंगे। चरण, पाद, तो छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद के प्रत्येक पंक्ति का नाम पाद है, लेकिन कुछ छंदों में 6 चरण होते हैं। तो छंद के पहले और तीसरे चरण में विषम और दूसरे और चौथे चरण में समचरण होते हैं। फिर हम बात करेंगे मात्रा और वर्णन की, तो इसमें लिखेंगे कि मात्रा के भेद से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो वर्ण के उच्चारण काल में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। फिर ह्रस्व एवं दीर्घ, जैसे कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, तो ये हैं जो हमारे वो ह्रस्व स्वर हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये सब हमारे जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। फिर हम बात करते हैं यति एवं गति की, तो छंदों की एक लय होती है, उसे गति या प्रवाह भी कहते हैं। छंद के उच्चारण के मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। अब हम चौपाई छंद एवं दोहा को उदाहरण से समझेंगे। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि चौपाई छंद एवं दोहा को उदाहरण सहित। फिर हम छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि चौपाई छंद उदाहरण के साथ प्रयोग करके बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिख देंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, जिसके अंत में दीर्घ होता है। उदाहरण के तौर पर तो बंधव, गुरुपद, पदम, परागा वाली हम चौपाई लिख देंगे। फिर दोहा के बारे में लिखेंगे कि इस छंद के पहले हम तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें भी हम एक उदाहरण लिख देंगे। फिर हेडिंग देंगे बोध प्रश्न, तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि वह भाषा तत्व जिसमें वर्णमाला के अक्षरों की गणना, क्रम आदि का नियोजन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिख देंगे कि उसे हम छंद कहते हैं। पूरे वाक्य में उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा है कि छंद में मात्रा के रूप में किन चिन्हों का प्रयोग होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि छंद में चिन्हों के रूप में। अगला है कि छंदों की एक लय होती है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि यति एवं गति। फिर हम हेडिंग देंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य की, तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये तो आप हर लेसन प्लान में लिखते ही होंगे, इसकी तो याद हो गया है। फिर हम लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि छंदों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। अब दूसरा प्रश्न है कि वह छंद जो अनियमित होता है और अधिकतर काव्य एवं कविता में प्रयोग होता है, तो वो कौन सा छंद होता है, वो होता है मुक्तक छंद। तीसरा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगली हेडिंग हम देंगे अंतिम गृह कार्य की, तो इसमें लिखेंगे कि बच्चों का लाभ सभी चौपाई एवं दोहा के एक एक उदाहरण लिखकर तथा उसमें लघु एवं गुरु के चिन्हों का प्रयोग कर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।